हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू आईडी ज्ञानी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर की जो लास्ट की दो रिएक्शंस है, बच्चों चैप्टर की लास्ट वीडियो नहीं है ये, जो रिएक्शंस जो है हमारी वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट की दो रिएक्शंस है इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट चैप्टर जो रिएक्शंस है उसका डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो तो हम रिएक्टिविटी पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें हम एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी के बिहाफ पे अरेंज करते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उनको ऊपर रखते हैं, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उनको नीचे रखते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, एग्जाम्पल्स, सब कुछ हम लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो वीडियोस देखें। आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा, एक एक रिएक्शन से आप रिलेट कर पाओगे चीजें। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चों ये होता है किसी को उसकी जगह से हटा देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जनरल मीनिंग डिस्प्लेसमेंट की यही होती है, किसी को उसकी जगह से हटा देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह को ले लेता है। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। किसी केमिकल कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हटा के जो है कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसकी जगह ले लेता है। जनरल लाइफ में बच्चों ऐसा ही होता है, अगर कोई ताकतवर इंसान है तो वो कमजोर इंसान को उसकी जगह हटा के उसकी जगह पे चला जाता है। अगर आप अपना लेवल अप नहीं करोगे तो कोई आके आपकी जगह पे आ जाएगा। तो वही सेम कहानी यहाँ पे भी हो रही है। केमिस्ट्री आपको जिंदगी की सच्चाई बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो कमजोर इंसान है, मतलब कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। आयरन जो है थोड़ा सा मजबूत इंसान है, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अगर आपको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने यहाँ पे उसमें लिखा भी था। ठीक है, इस तरीके से काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन। अब यहाँ पे जो कॉपर है ये बहुत नीचे आ रहा है और यहाँ पे आपका जो Fe है ये कॉपर से ऊपर आ रहा है। Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से जो है कॉपर को जो है Fe इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह ले लेगा। यहाँ पे पहले SO4 के साथ कॉपर था, अब SO4 के साथ Fe है। क्या हुआ? कॉपर को हटा दिया गया इसकी जगह से। किसने हटाया? Fe ने हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर यहां से हटके अलग हो चुका है। अब ऐसा ही सेम Zn के केस में भी होता है, जिंक के केस में भी होता है। जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। दिख रहा है आपको, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है। तो जिंक भी क्या करता है? कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे ZnSO4 बनेगा, यहाँ पे भी कॉपर अलग हो जाएगा। अगला आता है लेड। बच्चों आपको इसमें लेड दिख रहा है कि लेड कहां पे है? लेड दिख रहा है यहाँ पे, तो कॉपर से ऊपर आता है लेड, जिसका फॉर्मूला होता है Pb। तो लेड भी फॉर ऑब्वियस रीजंस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से क्या करेगा, ये कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को वहां से हटा देगा। मतलब वही है कि एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो उसकी जगह से हटा देता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या कभी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसी जगह से हटा सकता है? तो नहीं, ऐसा सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में ही होता है कि कमजोर सा इंसान किसी मजबूत इंसान को हरा देता है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट नहीं हटा सकता। लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है मतलब हट जाएगा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आने की वजह से। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसकी जगह से नहीं हटा सकता। अगर आपसे कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई कॉपर ने किसी केस में Fe को हटा दिया, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कॉपर Fe को उसकी जगह से हटा दे। फिर दो थप्पड़ मारेगा, कॉपर साइड हो जाएगा। तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ध्यान रखना है, कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से नहीं हटाएगा। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा सा मतलब आपको समझना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए थोड़ा सा आपको 9th क्लास की तरफ जाना पड़ेगा। 9th क्लास में आपने दो टाइप के आयंस पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा कैटायन और एक पढ़ा होगा अनायन। आयंस क्या होते हैं? बेसिकली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन की लेन देन करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन दे दिया या इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी वजह से उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो उसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन।
तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स के बीच में जो आयंस है उनका एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट में आपको पता होगा कि सोडियम जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट आपका नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली यहाँ पे बेरियम क्लोराइड में भी क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम है आपका ये पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव का जो सीन हो रहा है इसको खत्म करना है आपको, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के पास चला जाएगा और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के पास चला जाएगा। इसका भी रीजन होता है जो आपको 11th-12th में पढ़ने के लिए मिलेगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह पढ़ोगे। अभी 10th क्लास के लेवल पे इतनी सी कहानी है कि सिमिलर आयंस वाले की तरफ जाता है इंसान, ठीक है। जो एलिमेंट्स है या जो आयंस है वो अपने जैसे आयंस के पास ही जाते हैं। ऐसा आपको दिख रहा होगा कि बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो इसकी कोशिश ये रहती है कि जिसके ऊपर 2 नेगेटिव हो ना उसके साथ जाके बॉन्ड बनाना पड़े। तो ये बेरियम 2 पॉजिटिव है तो सल्फेट भी 2 नेगेटिव है, तो जाके ये सल्फेट के साथ रिएक्शन बना लेगा और BaSO4 बन जाएगा। ऐसे सोडियम के पास पॉजिटिव है, Cl के पास नेगेटिव है, सिंगल सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव है, तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा NaCl। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, NaCl प्लस BaSO4। तो यहां पे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयंस का एक्सचेंज मतलब इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के पास चला गया और इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव के पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें जो है आपका अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है उसका नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों अब यहां पे ना कई बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है प्रिसिपिटेशन का मतलब समझने में। प्रिसिपिटेट जो मतलब प्रिसिपिटेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय प्रिसिपिटेट तो आपको बोलना है वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो मिट्टी उठाएंगे, मिट्टी को पानी में डालेंगे, तो मिट्टी भी प्रिसिपिटेट हो गई क्योंकि मिट्टी भी पानी में नहीं घुलती है, मिट्टी ऑब्वियसली पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या मिट्टी प्रिसिपिटेट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मिट्टी के कॉन्टेक्स्ट में आप प्रिसिपिटेट वर्ड का यूज नहीं करोगे। प्रिसिपिटेट वर्ड का यूज तब किया जाता है जब आपने लैब में कोई रिएक्शन करवाई है और उस रिएक्शन में ऐसा कुछ बन गया जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। प्रिसिपिटेट वर्ड का यूज जो है लेबोरेटरी कॉन्टेक्स्ट में होता है। अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो लैब में और ऐसा कोई सब्सटेंस फॉर्म हो जाए जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को आप प्रिसिपिटेट का नाम देते हो। वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, रिएक्शन इन विच एनी इनसॉल्युबल सॉलिड प्रिसिपिटेट। इनसॉल्युबल किसमें इनसॉल्युबल, पानी में इनसॉल्युबल, ठीक है। ऐसा कोई सब्सटेंस बन जाए जो वाटर में इनसॉल्युबल हो और सॉलिड हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रिसिपिटेट। यहां पे इसका एग्जांपल आप डबल डिस्प्लेसमेंट से याद रखो। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां पे Na2SO4 प्लस में BaCl2। बच्चों एक एक रिएक्शन को ना कोशिश किया करो ज्यादा बार लिखने की, ताकि ना अगर आपने एक रिएक्शन को 3 या 4 बार 5 बार लिख लिया तो वो वैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ना इससे थोड़ा सा भागते हैं कि बार बार लिखना थोड़ा सा मतलब आलस आता है, तो ऐसे नहीं करना आपको। एक रिएक्शन जितना ज्यादा बार यूज हो सके ना उतने ज्यादा बार यूज करो, इससे क्या होगा वो रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएगी और नाम भी बैठ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, अब सोडियम सल्फेट कई बच्चे ऐसे लिखते हैं NaSO4, अब उनको लगता है कि उन्होंने सही लिखा है NaSO4 है, तो ये भी सोडियम और ये सल्फेट, तो गलत तो नहीं है इसमें कुछ। बट यहाँ पे अगर आप वैलेंसी वाला क्वांटिटी देखो, यहाँ पे सोडियम के आगे 2 आना चाहिए वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो 2 है ना ये मिस हो जाता है। ये मिस कब नहीं होगा, जब आप इसका यूज बार बार करोगे। तो यहाँ पे ना एक रिएक्शन का देखो, मैंने यहाँ पे ये वाली रिएक्शन लिखी है, यही सेम एग्जांपल मैं वहां पे लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये दोबारा आपका रिकैप हो जाएगा, दोबारा याद हो जाएगा। यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2 जब आप मिलाओगे तो Na जाएगा Cl के साथ, सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ। तो यहां पे जो है बेरियम सल्फेट और NaCl, यहां पे जो ये बेरियम सल्फेट बना है, बेरियम सल्फेट आपका व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कोई रिएक्शन है जिसमें एक X करके व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है, बताओ ये व्हाइट प्रिसिपिटेट क्या है। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट जहां भी आपसे बोले आपको समझ में आना चाहिए कि बेरियम सल्फेट की बात हो रही है।
तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये बेस्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फेट में। जब आप बेरियम क्लोराइड डालोगे तो आपका सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन जाता है। ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट को पीपीटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड वाला। ये भी एग्जाम में काफी टाइम आया हुआ है। पोटेशियम आयोडाइड को जो है, पोटेशियम आयोडाइड को जब आप लेड नाइट्रेट में ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, यहां पे आपका KNO3 प्लस में PbI2 बनेगा। बच्चों एक चीज ना आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं यहां पे कोई रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं तो आपको वो रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी है। पेपर में अगर आप अनबैलेंस्ड या स्केलेटल रिएक्शन लिखोगे उसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर आप रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस करके नहीं लिख रहे, ठीक है, तो उसका एक नंबर भी नहीं है। आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है, जितना ज्यादा हो सके बैलेंसिंग खुद से ट्राई किया करो, ठीक है। ये नहीं कि रिएक्शन देखी और छाप दी, बैलेंसिंग आपको खुद करनी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये पोटेशियम है, ये आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से मिलता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। यहां पे जो लेड आयोडाइड है ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पीले रंग का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये पीले रंग का प्रेसिपिटेट होता है, ये भी आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का अच्छा एग्जांपल है। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस में लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है लेड आयोडाइड। ये सारे एग्जांपल बच्चों एनसीईआरटी के ही है। अगर आप में से किसी ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी तो उसने सारे रिएक्शंस जो है, सारी इक्वेशंस देखी होगी। इनको बैलेंस आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है के आगे 2 आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रेट यहाँ पे 2 है तो पोटेशियम के आगे 2 आ जाएगा, ताकि NO3 2 हो जाए। पोटेशियम 2 हो गया आपका, तो यहाँ पे भी आपको पोटेशियम आयोडाइड के आगे 2 लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग खुद से थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। बच्चों अब जो हमारी 4 टाइप की रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में जो है हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सब डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन की रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों अगली वीडियो मेरी पूरी कोशिश है कि हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल की डालें, ठीक है। इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर भी दें, पर लाइट चैप्टर की न्यूमेरिकल थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी वो मे बी या शायद जो है आपकी लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की होगी। तो आप लोग इस तरीके से बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट में हमें अपने फीडबैक्स देते रहें। मिलते हैं बच्चों के लिए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।